गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डिल्यूट सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करते हैं ऑन द टॉपिक एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अनुसंख्य गुणधर्मों के असामान्य मान। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, relative lowering in vapor pressure delta P by P naught, elevation in boiling point that is delta TB, and depression in freezing point that is delta TF। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन किया था कि वे प्रॉपर्टीज़ जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल्स जो हैं वो अणु, परमाणु, आयन किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब जब हम विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो कुछ विलायक के अंदर विलेय पदार्थ जो हैं वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग जल को विलायक के रूप में बात करें तो सल्यूट पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है सॉल्वेंट वाटर में डिज़ोल्व करने पे, उसे हम सल्यूट पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अनअपघट्य, यानी जो पदार्थ जिन्हें हम जिस रूप में घोलते हैं उनके कणों की जो है प्रकृति वही रहती है। जैसे शुगर, यूरिया, इनके जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो जितने पार्टिकल्स हम लोग घोलते हैं उनके अणुओं की संख्या उतनी ही रहती है, अर्थात इनका कोई डिसोसिएशन नहीं होता। और ऑन द अदर हैंड कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर। आप सभी जानते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स में विभक्त हो जाता है, अर्थात उसका वियोजन हो जाता है। तो जितने हम सोडियम क्लोराइड के जो हैं वो अणु लेंगे, अणुओं की संख्या सॉल्यूशन में उससे जस्ट डबल होगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो लगभग अणुओं की संख्या डबल हो जाती है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो अणु संख्या गुण धर्म पढ़ते हुए सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस अलग अलग काउंट होंगे, इसलिए अणुओं की संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो किसी विलायक में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, जिनका संगुणन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जितने पार्टिकल्स आपने घोले उससे उनकी संख्या कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में चाहे वियोजन हो चाहे संगुणन हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्योंकि कणों की संख्या के हिसाब से कैलकुलेट होनी है, तो जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली वैल्यू उससे डिफरेंट आएगी, या तो बहुत अधिक आएगी या बहुत कम आएगी। इसलिए ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुण धर्म के असामान्य मान। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं जल में तो उनके सामान्य मान आते हैं, उन्हें हम सैद्धांतिक मान या थ्योरेटिकल वैल्यूज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकली हमने एक्सपेक्ट करी थी वही वैल्यूज़ ही आएंगी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के दौरान। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जब हमने एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करा था तो हमने बात करी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मेन एप्लीकेशन है कि वो विलेय पदार्थ का अनुभार निर्धारण करने के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना भी एक मेन जो है वो केमिस्ट्री लैब में जो है वो एक मेन काम होता है कि अननोन विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात किया जाए, जिससे विलेय पदार्थ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़ने में हेल्प मिलती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के दौरान हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कंपैरेटिवली इजी है, तो ये एक इजी मेथड है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करने का लैब में। तो जब हम लोग जो हैं अगर किसी विलेय पदार्थ के असामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आ रही हैं तो नेचुरली उनसे अनुभार जो निर्धारण होगा वो भी असामान्य अनुभार निर्धारण होगा। तो इसलिए जो है हमें इसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। अब असामान्य आणविक स्थिति हमने देखा कि दो तरह से हो सकती है, या तो विलेय पदार्थ के वियोजन से या संगुणन से। वियोजन होगा जैसे सोडियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड इन वाटर। संगुणन के लिए एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे बेंजीन में जब हम एसिटिक एसिड को घोलते हैं, आप लोगों ने जब भी एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात करनी है तो साथ में सॉल्वेंट को भी मेंशन करना है। तो बेंजीन में जब एसिटिक एसिड
का सोल्यूशन बनाया जाता है तो संगुणन हो जाता है, द्विगुणित जो है डाइमराइजेशन हो जाता है। तो जिससे जब अगर हम लोग किसी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की विधि द्वारा एस्टिक अम्ल का अनुभार निर्धारित करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या आधी हो चुकी है। तो क्योंकि हमने कहा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मान अनुभार के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस असामान्य व्यवहार को दर्शाने के लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर, वॉन्ट हाफ गुणांक। जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म को डिस्कस करा था तो वहाँ हमने वॉन्ट हाफ इक्वेशन फॉर डिल्यूट सॉल्यूशंस डिस्कस करा था कि जिस प्रकार जो हैं वो रियल गैसेस या आइडियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन होती है, वॉन्ट हाफ ने उसी तरह बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आदि को यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन दी थी पाई V इज इक्वल टू NRT, और उस इक्वेशन को हमने नाम दिया था वॉन्ट हाफ इक्वेशन फॉर डिल्यूट सॉल्यूशंस। हमने कहा था ये केवल डिल्यूट सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि डिल्यूट सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन की भांति व्यवहार करते हैं। तो वहाँ हमने जो है गैसेस के प्रेशर टर्म को रिप्लेस किया था सॉल्यूशंस में, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्लेस किया था, और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी। तो यहाँ पे जो है एबनॉर्मल वैल्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज मैं पाई को पाई T से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, T फॉर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी यहाँ जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है पाई TV इज इक्वल टू NRT, वहाँ पे जो है थ्योरेटिकल वैल्यू से मेरा मतलब है कि सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं आपने जिस फॉर्म में डिज़ोल्व करे हैं उतने ही हैं, उनकी संख्या सॉल्वेंट में डालने से ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, जिससे जो हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की होंगी। अब हम लोग मान लीजिए विद्युत अपघट्य यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें पता है कि सभी इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनको जब वाटर में घोला जाता है तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कोई भी केस हो, उस केस में क्योंकि अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस केस में अणु संख्या गुणों का व्यवहार जो है वो असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में आ जाएगा। उसको दिखाने के लिए हम वॉन्ट हाफ इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। मीन्स यहाँ मैं लिखती हूँ पाई नॉट V इज इक्वल टू INRT। यहाँ पे पाई नॉट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और I टर्म जो है जो कणों की संख्या में डिफरेंस आएगा उससे जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अर्थात मैं इक्वेशन नंबर 2 को जब इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी एज पाई नॉट अपॉन पाई T, मीन्स थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर O फॉर ऑब्जर्व्ड, प्रेक्षित, प्रासरण दाब का प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाय प्रासरण दाब का सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस I की वैल्यू से हमें जो है वो ज्ञात हो जाएगा कि विलेय अणु का व्यवहार कैसा है गिवन सॉल्वेंट के अंदर। यदि I की वैल्यू 1 आएगी तो विलेय अणु सामान्य अवस्था में होंगे, अर्थात उनका ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन होगा उस सॉल्वेंट के अंदर। और यदि I की वैल्यू लेस देन 1 आती है, लेस देन 1 आएगी मतलब प्रेक्षित मान कम है एज कम्पेयर टू सैद्धांतिक मान, तो उस केस में उसका अभिप्राय होगा कि विलेय अणु संगुणित अवस्था में है। इसी प्रकार यदि I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, एक से अधिक मान होगा, तो इसका अभिप्राय होगा कि विलेय अणु उस सॉल्वेंट के अंदर वियोजित अवस्था में है। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए कि सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। हमने प्रूव किया था पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, फिर हमने लिखा था डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB एंड दैट्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF, मीन्स सभी आपस में जो हैं वो संबंधित हैं। इसका मतलब I की वैल्यू का जो रिलेशनशिप मेरे पास प्रासरण दाब के लिए आया है वही उसी तरह का रिलेशनशिप मैं सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए लिख सकती हूँ। अर्थात सभी के लिए ही न्यूमरेटर जो है अंश में ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखी जाएगी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और हर जो है डिनोमिनेटर जो है उसमें थ्योरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं I इज इक्वल टू पाई नॉट अपॉन पाई T। और अगर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहे हैं
तो डेल्टा पी नॉट अपॉन डेल्टा पी टी। इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए टर्म हो जाएगी आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बी ओ और डेल्टा टी बी टी। इसी प्रकार डेल्टा टी एफ नॉट और डेल्टा टी एफ टी। अब जनरलाइज हम कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू अनुसंख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अनुसंख्या गुणधर्म का अपेक्षित मान। इसी एक्सप्रेशन को हम विलेय के कणों की भाषा में भी लिख सकते हैं। तब मेरे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलेय के कणों की अपेक्षित संख्या। थ्योरेटिकल वैल्यू को हम अपेक्षित भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ते हुए हमने हर बार ये लिखा कि अनुसंख्या गुणधर्म जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विलेय का अनुभार। आपको ध्यान होगा जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने एक्सप्रेशन लिखा, स्मॉल m जो विलेय पदार्थ के अनुभार को रिप्रेजेंट करता था वो हमेशा डिनोमिनेटर टर्म में होता था। तो इसका अभिप्राय है कि अनुसंख्या गुणधर्म का मान विलेय के अनुभार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म का मान किसी भी विलेय पदार्थ के लिए जितनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका अनुभार उतना ही कम होगा। और तो इसलिए हम I को विलेय के अनुभार की भाषा में भी लिख सकते हैं। ऊपर हमने कहा कि अनुसंख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अनुसंख्या गुणधर्म का अपेक्षित मान। अब अगर हम लोग इस चीज़ को अनुसंख्या गुणधर्म की बजाय विलेय के अनुभार की भाषा में लिखेंगे तो ये जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात I इज इक्वल टू विलेय के अनुभार का सैद्धांतिक और अपेक्षित मान डिवाइडेड बाय विलेय के अणु का प्रेक्षित मान। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। I इज इक्वल टू एम टी बाई एम नॉट। तो इस प्रकार हम जो हैं एबनॉर्मल वैल्यूज़ को I की भाषा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I की वैल्यू इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन 1 से हमें पता चलेगा कि विलेय पदार्थ सामान्य अवस्था में है, वियोजित अवस्था में है अथवा संगुणित अवस्था में है गिवन सॉल्वेंट के अंदर। तो अब जब वियोजित अवस्था सामान्य अवस्था में होगा तो सामान्य परिस्थिति है जो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर विलेय पदार्थ का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है गिवन सॉल्वेंट के अंदर, फिर क्या इफेक्ट आएगा दैट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।